हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। तो कंटिन्यू रखेंगे हम इस सीरीज को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी पीसीएस, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। मतलब अगर कोई इंटरपोल है क्या, तो इंटरपोल में क्या है कि जब किसी भी देश में मतलब संगठित पुलिस संगठन होता है ये, अगर कोई भी अपराधी एक देश छोड़ के दूसरे देश भाग जाता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, पेरिस में और कौन से तीन इंपॉर्टेंट मुख्यालय है? एक तो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का, एक है आपका एफएटीएफ का, एक और बताओ कौन सा है। ठीक है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर भी है कहाँ पर? पेरिस में ही, ठीक है, फ्रांस में। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस में ही है। एक और बताओ, एक और मुख्यालय पेरिस में कौन सा इंपॉर्टेंट? तो उनका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों को लाभान्वित करती है? तो सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो राजस्थान, देखो सरदार सरोवर बांध से जो लाभ होता है मध्य प्रदेश को भी होता है, महाराष्ट्र को भी होता है, राजस्थान को भी होता है, गुजरात को भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो चारों के चारों राज्यों को इससे फायदा पहुंचता है। अच्छा, सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का शोधन कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो रक्त का शोधन करता है आपके गुर्दे। कौन करता है? गुर्दे। तो गुर्दों के द्वारा रक्त का शोधन होता है। बाकी यकृत की अगर हम बात करते हैं तो यकृत क्या है कि हमारा ऐसा ऑर्गन होता है जिसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप कितना भी डैमेज हो जाए लेकिन फिर से ये पुनः वही अपनी पोजीशन में आ जाता है, अब फिर से बन जाता है। तो एकमात्र हमारा अंग, जैसे छिपकली का अंग काटने पर दोबारा उत्पन्न हो जाता है, उस तरीके से अगर यकृत को नुकसान पहुंचाते हैं, काटते भी हैं, तो फिर से ये उगाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है? तो मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं? अगर आप मूल्य वृद्धि कर देंगे तो क्या परिणाम हो जाएगा? भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। असमताओं में बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर आप मूल्य वृद्धि हो जाती है तो असमताओं में बढ़ोतरी हो जाएगी, ये भी राइट आंसर है। और निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी तो निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इनमें से सभी, तो डी सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? में से भारत होगा ये। ठीक है, भारत का सबसे शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे शहरीकृत राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। तो अगर शहरीकृत की बात करते हैं, महाराष्ट्र यहाँ पर इनमें से टॉपर हो जाएगा कि इन सबसे ज़्यादा शहरीकृत है। तो 5 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? तो मृत्युदंड को क्षमा करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति परमिशन लेगा किससे? कैबिनेट से परमिशन लेता है, उसके बाद ही क्षमा कर पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 6 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? तो ये संसद का। संसद ही निर्धारित करती है कितना खर्चा होना है, कितना नहीं, कितना बजट आवंटित होना है। जो बजट होता है वो संसद में पेश होता है। अच्छा, संसद जो है ना किस आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 7 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी योजना का गठन कब हुआ था आपका? 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन से निकले हुए थे ये गेट। विश्व बैंक का पुराना नाम क्या था? गेट, आपका GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट का आधुनिक नाम आपका गेट तो WTO। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? गेट तो WTO। तो WTO निकला था उस समय, विश्व बैंक निकला था और IMF निकला था। 3 चीज़ें निकली थी। क्या निकली थी? 3 चीज़ें निकल के आई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन से। तो उसमें से एक आपका वर्ल्ड बैंक की भी था। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड सम्मेलन में जब हुआ था तो उसमें 3 संस्थानों की स्थापना की गई थी। एक तो IMF था, इंटरनेशनल जो आपका मॉनेटरी फंड है, और दूसरा था विश्व बैंक, और तीसरा था गेट WTO। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? ये राष्ट्रीय आय का मतलब जितनी भी देश में हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी आय होती है, जितना भी हमारे भारत के अंदर आय होती है, तो उस आय के बाद उस आय का जो भी है वो कुल योग होता है हमारा राष्ट्रीय आय। तो 9 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी है? तो कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी है? तो ये कौन सा देश है आपका? ये हो गया चीन हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचता है, व्यापार करता है, वो कौन सा है? ये आपका अमेरिका। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 10 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो व्यापार करता है वो कौन करता है? अमेरिका ही करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि G15 क्या है? तो G15 क्या है? ग्रुप ऑफ 15। तो ग्रुप ऑफ 15 देश क्या है? तो ग्रुप ऑफ 15 देश क्या है? G15। तो
ये किसका संगठन है? ये विकासशील देशों का समूह है। किसका है? विकसित नहीं होगा यहाँ पर, विकासशील देशों का, ये विकासशील देशों का समूह, विकसित देशों का समूह, अविकसित देशों का समूह, तो यहाँ पर विकसित होगा। तो विकासशील देशों का समूह है 11 का 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि विकासशील देशों का समूह है G15, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? तो मिट्टी का जो मैदान है उस पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? ये खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, अच्छा बताओ ग्रास कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? ग्रास के कोर्ट पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है? कमेंट करो। तो टोटल का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोची को कहते हैं। काफी ये तो स्टैटिक जी का ही क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। तो 13 का एज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अच्छा, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली का लाल किला। एक दो लाल किले हैं, एक तो दिल्ली का है, एक आगरा का है। तो दिल्ली के लाल किले का और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिकों को तोड़ना क्या कहलाता है? तो जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिकों को तोड़ना क्या कहलाता है? तो जब जटिल नाभिक सरल नाभिक में टूटते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, और विखंडन की प्रक्रिया कौन काम करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है ना, संलयन की नहीं, परमाणु बम जो होता है ना वो विखंडन की प्रक्रिया काम करता है। संलयन की प्रक्रिया पे हाइड्रोजन बम काम करता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। 15 का C राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको एक दो बार लगा लो क्योंकि आने वाले समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।